brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। चंद्रशेखर आजाद रावल क्या अखिलेश यादव के साथ, क्या कांग्रेस पार्टी के साथ, किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे या नहीं? अखिलेश यादव से आपके संबंध कैसे? बुरे नहीं, बहुत बुरे नहीं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भी नहीं। मुलाकात होती है जनरल। ऑफर तो नहीं था आपको? अब फिर आपको क्या बताना, वो ऐसा क्यों लिखेंगे बरसाती मेंढक? आप सोचो, क्या वो बहुजन समाज के लोगों को बरसाती मेंढक समझती? लेकिन उन्होंने ही कहा कि ये स्वार्थी है, ये गैर जिम्मेदार है, ये अपरिपक्व, उसको उन्होंने तो कहा, मैंने थोड़ा ही कहा। आकाश आनंद को उन्होंने कहा? हाँ, उन्होंने ही कहा। अभी कुछ दिन पहले उस आदमी की उन्होंने इतनी बेइज्जती की सार्वजनिक रूप से, जब तक उसने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तब तक उनका ईगो जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। उससे 1931 चली आ रही है, अब तक नहीं पूरी हुई गणना की बात। तो जातीय जनगणना हो रही है? कहाँ हो रही है? सरकार ने तो ऐलान, डेट बता दो कब हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज लखनऊ में मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के नेता, सांसद और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद। स्वागत है आपका। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, सब सवाल तो सीधा शुरू करते हैं। बहन जी ने जो ट्वीट किया है मायावती ने, और उन्होंने एक के बाद एक एक्सपोस्ट जो लिखा है उसमें बड़ा साफ है। उन्होंने आकाश आनंद के उतार चढ़ाव ने मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत सारे लोगों की बेचैनी स्वाभाविक है, नंबर 1। और आखिरी में जो उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस, भाजपा, सपा आदि पार्टियों के सहारे वह इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेढकों की तरह। ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन आपकी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। आप जबरदस्ती नहीं, चलिए किसकी तरफ नहीं, फिर ये बताइए। ये तो वो बता सकती है ना भाई, आपके सूत्र हैं बहुत सारे, आप उनसे ही पूछ लो, या उनकी पार्टी के बड़े नेता उनसे पूछो कि भाई ये किसके लिए लिखा। मेरे लिए लिखती तो मेरा नाम लिखती, कई बार लिखा है उन्होंने नाम। बहन जी हमारी बड़ी सम्मानीय नेता है और मैं आजीवन उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता रहूंगा। मैं कल भी उनका सम्मान करता तो आज भी सम्मान करता हूँ, जब जीवन पर्यंत, जब तक जीवन रहेगा सम्मान उनका करता है। लेकिन आप जबरदस्ती ये क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे लिए लिखा है? मेरे लिए लिखती तो मेरा नाम लिखती कि चंद्रशेखर ऐसा कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके लिए नहीं? हाँ, आपको लगता है मेरे लिए? तो बरसाती मेंढक, हाँ, बेचैन होना, ठीक है, आपको क्या लगता है किसके लिए? अच्छा, आप ये बताओ, वो ऐसा क्यों लिखेंगे बरसाती मेंढक? आप सोचो, क्या वो बहुजन समाज के लोगों को बरसाती मेंढक समझती? आप ये कहना चाहते हैं? क्या बहुजन समाज के पढ़े लिखे युवा बरसाती मेंढक है? नहीं, आप चैलेंज कर रहे हैं ना। मैं तो उनको नहीं चैलेंज कर रहा हूँ, वो तो सत्ता में नहीं है। हम तो यहाँ सत्ता प्राप्ति के लिए जो 15 साल का सूखा पड़ा हुआ है 2012 से 27 तक, वो सूखा खत्म हो, इसके लिए हम तो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि वो बहुजन समाज के युवाओं को बरसाती मेंढक कहेगी। आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए लिखा है। ऐसी भाषा बहुजन मिशन जो कभी हुई नहीं। वो तो मानवता को मानने वाले लोग हैं बहुजन मिशन के लोग, वो भी बहुजन मिशन की बड़ी नेता है। और मानवतावादी जो है वो तो जीव का भी सम्मान करते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लिखता है? मैं तो इसलिए नहीं मान रहा हूं कि मेरे लिए हो सकता है। आप मानो कुमार भाई, आज की जो सिचुएशन है, निजीकरण जिस तरह से बढ़ रहा है और भर्तियों में जिस तरह घोटाले हो रहे हैं। नहीं, भर्ती पे मैं आता हूँ, मैं पूरा कर देता हूं। और जिस तरह से सरकारी नौकरियों को निजीकरण के जरिए खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, कमजोर वर्गों को सांस लेने की भी स्थिति उनकी बिगड़ रही है, उनकी तरक्की के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। ऐसे में हम तो उनकी तरक्की के लिए लड़ रहे हैं, उनको जगाने के लिए, उनकी हिम्मत बनाने के लिए और लोकतंत्र में उनकी शक्ति बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तो लड़ने वाले लोगों को, पुराने लोग कुछ इस तरह के शब्द यूज करें, मैं इसको सही नहीं मानता कि वो मेरे लिए होंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपका मिशन और उनका मिशन एक है, ये आप मानते हैं? बहन जी का, मायावती का जो भी मिशन है और जो आपका मिशन है वो एक मिशन है? बिल्कुल एक मिशन। तो एक साथ क्यों नहीं? अब ये मेरे हाथ में नहीं है ना भाई। कोई भी एकजुटता एक तरफ से नहीं हो सकती, उसके लिए दोनों तरफ की आवश्यकता होती है। तो कई बार मेरे सामने सवाल आया और मैंने कई बार प्रयास किए, लेकिन जनवरी में मैंने हाथ जोड़े कि अब आजाद समाज पार्टी को ताकत देके, और क्योंकि सब जगह सारी पार्टी पेशेवर लोगों को मौका देती है, तो जो नए नौजवान लोग हैं तमाम जो है कमजोर वर्गों में, हक वंचित समाज में, उनको मौका देके उनको अवसर देना है, उनको तैयार करना, यही जिम्मेदारी मेरी है।
मेरी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि मुझे सांसद बनना है। सांसद बनने की जिम्मेदारी का तो सिर्फ एक जो है ये दर्पण कुछ लोगों को दिखाना था, जो लोग कहते थे कि वो पार्षद नहीं बन सकते, वो जिला पंचायत सदस्य नहीं बनते। उनको ये बताना था कि काबिलियत महलों की मोहताज नहीं होती है, और जिसके बाप दादा राजनीति में नहीं, तो ऐसा नहीं कि वो राजनीति नहीं कर सकता। मान्यवर काशीराम के परिवार से तो कोई भी नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार से भी कोई नहीं था, तो वो तो कानून मंत्री बने। मान्यवर काशीराम साहब इतने बड़े नेता रहे पूरे उत्तर भारत के। तो इस आधार पर अगर किसी को नीचा दिखाने का काम कोई करेगा तो फिर वो न्यूटन का एक नियम है, जिसको जितनी तेजी से दबाया जाएगा वो उतनी तेजी से निखर के आएगा। तो समाज ने हमें ताकत देकर भेजा। जितने वोट से देश के प्राइम मिनिस्टर जीते, लगभग उतने वोट से हम जीते, और तब जीते जब दो ही धड़ों में बटा हुआ था देश, एक अलायंस जो भाजपा का था, दूसरा कांग्रेस वाला अलायंस था। तब लोगों ने हमें वोट दी, तो हमने अपने आप को साबित किया। बीमार में आजाद समाज पार्टी ने खुद को साबित किया, अपनी शक्ति दिखाई, अपना संघर्ष दिखाया, और इस पैसे वाले दलों के सामने अपनी जो है अपने दल की क्षमता दिखाई, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत दिखाई। तो हमने तो खुद को साबित किया। नहीं तो आपको लग नहीं रहा है कि आप सीधा थ्रेट हैं? चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं इस बहुजन मूवमेंट या फिर जो दलित पॉलिटिक्स है उसके एक प्रतीक बनकर उभरे हैं, और यही खतरा, यही थ्रेट होगा। दलित पॉलिटिक्स है कहाँ यहाँ तो तमाम पार्टियों में दलित समाज के गुलाम लोग बैठे हुए हैं, जिनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने नेताओं से इस समाज पे होने वाले अन्याय के लिए एक शब्द बुलवा दे। यहाँ तो दलित, मुसलमान और पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं वो पिस रहे हैं, उनसे वोट ली जाती, कभी उनकी चर्चा नहीं होती, कभी उनकी बात नहीं होती। यहाँ तो अगर राजनीतिक शक्ति किसी के पास है तो सामान्य जाति के लोगों के पास है। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। EWS 3 दिन में लागू हो गया, और जातिगत जनगणना की मांग उससे 1931 चली आ रही है, अब तक नहीं पूरी हुई गणना की मांग। तो जातीय जनगणना हो रही है ना? कहाँ हो रही है? सरकार ने तो ऐलान कर डेट दिया। बता दो। सरकार ने तो ऐलान बहुत कुछ किए थे। आपको भी लगता है नहीं होगी ये? मैं तो आज कह रहा हूँ कि जब तक इसकी डेडलाइन डिक्लेयर ना हो जाए कि ये इस तारीख में शुरू होगी, इस तारीख में खत्म होगी। डिजिटल भारत है, अभी देश के प्रधानमंत्री इस बात को चिल्ला कहते हैं कि डिजिटल भारत है, आदमी यहाँ से वहां तक का सफर और यहाँ बैठ के वहां तक देख सकता है। तो आप बहुत जल्द करा देना चाहिए उनको। साधन की कमी नहीं है हमारे पास, मैन पावर कमी नहीं है। अगर उनको वो कहेंगे तो हम अपने कार्यकर्ताओं को जुटा देंगे, ईमानदारी से ये हो जाए, इसके आंकड़े जारी हो जाए। चलिए, एक आध सवाल पहले आकाश आनंद बीच में अपनी पार्टी में अगर देखें तो उनको किनारे लगाया गया। ठीक है। मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर किया, अपनी विरासत से बाहर किया, पद से बाहर किया, लेकिन फिर दोबारा पूरा चेन ऑफ कमांड तय किया, वो है। और उसके बाद आकाश आनंद है चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर। ठीक है। और आज जो ट्वीट मायावती ने किया है उसमें उन्होंने उस बात को भी, उस पर्सपेक्टिव को भी सामने रखा है। आपको लगता है कि अब आकाश आनंद के लिए नए तरीके से मायावती जो कोशिश कर रही हैं उसमें, उसके संदर्भ में ये ट्वीट है और आपके बारे में कहा गया? कौन सी कोशिश हो रही है आप बताओ? हाँ बताइए, मेरा तो सवाल है। नहीं, मुझे तो कोई कोशिश दिख नहीं रही है। कोशिश इस तरह दिखती है कि तैयारी क्या है। तो तैयारी तो आजाद समाज पार्टी की है, जो मंडल स्तरीय सम्मेलन, प्रभु सम्मेलन करके कमजोर वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको उनके हक अधिकार बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। साहब काशीराम कहते हैं सत्ता संघर्ष से मिलती है। संघर्ष तो आजाद समाज पार्टी कर रही है और करेगी लगातार। उन्होंने ही, मैं तो बहुत सम्मान करता हूं उनका पूरा, लेकिन उन्होंने ही कहा कि ये स्वार्थी है, ये गैर जिम्मेदार है, ये अपरिपक्व है। उसको उन्होंने तो कहा, मैंने थोड़ा ही कहा। आकाश आनंद को उन्होंने कहा, हाँ, लिखा, उन्होंने ही कहा। हाँ। लेकिन दोबारा भी उसी तरीके से लेकर के आए। ये उनकी मर्जी है। अभी कुछ दिन पहले उस आदमी की उन्होंने इतनी बेइज्जती की सार्वजनिक रूप से, जब तक उसने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तब तक उनका ईगो जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। और किस तरह के वो कि एक इस तरह के आरोप लगाना कि भाई ये अपनी पत्नी की मानता है, अपने ससुर की मानता है, और सार्वजनिक रूप से कहना, ये कितनी बड़ी मजाक बने इस बेचारे की। और अब आप कह रहे हैं कि भाई ये उनके फैसले हैं, घर के निजी फैसले हैं, पार्टी के फैसले, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? आपको लगता है कि आकाश आनंद अब आपके मुकाबले में होंगे? क्योंकि मायावती से तो तो आपकी भी नेता है, आप कहते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हमारा मुकाबला उससे जो सत्ता में बैठा है। जो सत्ता में नहीं है उनसे क्या मुकाबला, आप बताओ मुझे। और मैं उनसे मुकाबला क्यों करूं? वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। ये बाकी, अब देखो, जब समाज पे विकल्प नहीं था कुमार भाई, तो समाज को मजबूरी में कहीं जाना पड़ता था। अब उन पे विकल्प है, और विकल्प भी ऐसा नहीं है, उनकी मजबूत आवाज है। कहीं अन्याय होता है, कहीं उनके अधिकारों में हमला होता है। जैसे 78 बच्चों की बात है,
समीक्षा अधिकारी की, ये तो तमाम नेता आए थे, किसने नहीं उठाई? ये तो चंद्रशेखर आजाद को ने उठाई। क्या करने जा रहे हैं आप? करने नहीं जा रहा हूं। अगर इनकी पिछली सरकार की तरह, जैसे पिछली सरकार ने इनसे जातीय जो है, क्या था मामला बताइए। देखिए, मामला ये है कि 2012 में 78 जो है समीक्षा अधिकारी बच्चे जो है अभ्यर्थी, वो चयनित हुए थे शेड्यूल ट्राइब के, जिसमें जाटव जाति के बच्चे हैं, जिसमें पारसी जाति के बच्चे हैं, जिसमें धानुक समाज के बच्चे हैं, जिसमें खटीक समाज के बच्चे हैं, तमाम जो है शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं। अब उनको पिछली सरकार ने 2012-17 की सरकार ने उनको नियुक्ति नहीं दी। अखिलेश जी की सरकार और योगी जी की, दोनों 2012-17 की सरकार ने, अखिलेश यादव। हाँ, 17 की सरकार ने कैबिनेट नोट जारी किया मई में कि इनको नियुक्ति दी जा सकती है। बाद में क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा था, तो न्यायिक विभाग से ये रोक लगी कि भाई जब तक कोर्ट में मामला तब तक रुक जाइए। कोर्ट ने उनको सुना नहीं। आज वो बच्चे इस सरकार में भी 8 साल से घूम रहे हैं। मैंने सरकार को याद दिलाने का काम किया है, क्योंकि सरकार के पास अधिकार है, क्योंकि हम पे कैबिनेट मीटिंग के नोट्स भी हैं जिसमें ये तय हुआ था कि इनको उनकी नौकरी मिलनी चाहिए, बच्चों की कोई गलती नहीं है। अब वो ओवरवेज हो गए, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं उनकी तरफ जब देखता हूँ, वो कोई चाय की ठेली लगा रहा है, कोई सब्जी की ठेली लगा रहा है, ग्रेजुएट लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं, नीट क्वालिफाई है, ओवरएज हो गए, उनकी क्या दोष है? क्या करेंगे? अगर इस सरकार ने भी उनको नहीं सुना, पिछली जातीय सरकार की तरफ जातीय पूर्वाग्रह रखा, तो जब विधानसभा सत्र चलेगा तो यहीं बैठूंगा धरने पे आके, उनके हक अधिकार के लिए, उनको रोजगार दिलाने के लिए, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए यहाँ विधानसभा के सामने बैठकर जो है आंदोलन करूंगा, जब तक सरकार सुनेगी नहीं। क्योंकि 1 महीना हो गया मुझे पत्र लिखे, अब तक सरकार का कोई जवाब नहीं आया कि सरकार उस पर क्या कर रही है। तो जब विधानसभा का सत्र होगा तो अगर कुछ नहीं हुआ तो आप यहाँ धरने पर बैठे? बिल्कुल बैठूंगा, इस सरकार से जवाब मांगूंगा। आप इस सरकार से जवाब मांगेंगे, लेकिन जो पिछली सरकार है, आप कह रहे हैं कि वो भी जातिवादी सरकार थी, यानी अखिलेश यादव की सरकार थी, और उसने उनको नियुक्ति नहीं दी। मेरा सवाल पॉलिटिकल है कि आपको क्या लगता है कि अब तो 2 साल के बाद चुनाव होने हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण क्या अखिलेश यादव के साथ, क्या कांग्रेस पार्टी के साथ, किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, चंद्रशेखर आजाद कोई अकेला आदमी तो है नहीं। कोई भी निर्णय होगा वो पार्टी का निर्णय होगा। पार्टी अपनी तैयारी अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कर रही है। अकेले लड़ेंगे? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। उसके लिए मंडलवाइज समीक्षा कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन बुलाए गए हैं, नीचे जिले विधानसभा की टीम बूथ और सेक्टर का काम देख रही है, भाईचारा सम्मेलन कर रही है। 18 मंडलों में सम्मेलन होने, 5 में हुए हैं, 5 में सम्मेलन हुए, लखनऊ तक बात आई है, तो पूरे प्रदेश में हल्ला मच रहा है। अभी 13 सम्मेलन के बाद देखना आप क्या होगा। नहीं तो ठीक है, आप मजबूत होंगे, लेकिन ये बताइए कि क्या आप नहीं, कमजोर वर्ग मजबूत होगा, उनकी आवाज मजबूत आप खुद के तो प्रतीक हैं, आप खुद को कहते हैं। तो मेरा सवाल सीधा है कि आप कह रहे हैं कि गठबंधन पर भी कोई फैसला नहीं है, गठबंधन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आजाद समाज पार्टी कमजोर हक वंचित समाज के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, उनका मनोबल बढ़ा के, उनको जागरूक करके, उनको उनकी शक्ति समझा के आगे बढ़ाने का काम करेगी। और आजाद समाज पार्टी एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ चल रही है। वो पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत करके उत्तर प्रदेश 27 का कोई प्लान है? 2027 में तो बहुत दिन है अभी बाकी, अभी 26 तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तो होने दीजिए। नहीं, जैसे एक इंडिया अलायंस है, अब इंडिया अलायंस में कांग्रेस भी है, सपा भी है, प्रदेश स्तर पर उनके अलायंस की स्थिति तो भी बहुत क्लैरिटी नहीं है। उनकी क्लैरिटी नहीं, आप मुझसे क्या कह रहे हैं? नहीं तो फिर आपका आप देखो, वो अलायंस में होते, मध्य प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हमारी स्थिति स्पष्ट है कि हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को बहुत मजबूत लड़ेंगे, और इसको हम सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। हम इसमें अपना प्रदर्शन लाजवाब करेंगे, इसके लिए हम लोग जुटे। एक बात जो आप पर इन दिनों कहा जाए कि थोड़े आरोप भी लग रहे हैं कि आप भाजपा से ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। उसकी एक वजह, भाई आपके पास सुरक्षा बीजेपी सरकार ने आपको दी, और आकाश आनंद की सुरक्षा वापस ले ली, मायावती ने अपना घर वापस कर दिया। तो जो आरोप कभी आप लगाते थे, या ये लगता था कि मायावती भाजपा की करीबी हैं, कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर से आपके लिए आप लगा रहे हैं। मेरा कोई आरोप दिखाओ जो मैंने कहा कि बहन जी भाजपा बहुत करीबी। ये तो मीडिया के लोग लगाते हैं आरोप। पहले आप उन पे लगाते थे, मेरे ऊपर लगाने लगे हैं। सवाल आप बताओ, आप पे गोली चली है क्या? आप बताओ, क्या मेरे ऊपर गोली नहीं चली है क्या? क्या जिन लोगों ने गोली चलाई वो बाहर नहीं घूम रहे क्या आप बेल पे? जिन्होंने पहले गोली मारी थी क्या वो दोबारा गोली नहीं मार सकते हैं? क्यों उनको मेरी जान लेने की जरूरत पड़ रही है? आप मुझे बताओ। जब मैं इस आंदोलन चला रहा हूं, जब कोई गरीबों को आगे बढ़ाने का आंदोलन चलाता है, महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाने का आंदोलन चलाता है, तो उसको गोली भी खानी पड़ती है। तो आप चाहते हैं कि ये जो है क्या नाम,
ये लोग इस तरह के सामंती, इस तरह के लोग मुझे गोली मार दें और मेरे लोग हाथ पे हाथ करके बैठ रहे हैं। मेरे लोगों को मेरी चिंता है, उन्होंने दिल्ली में आंदोलन किया और जिस विपक्ष की बात करें सारा उसी प्लेटफॉर्म पे था। अब बताओ कौन सी पार्टी का नाम सुनना चाहते हो? कांग्रेस के लोग वहां थे, समाजवादी के लोग वहां थे, आरएलडी के लोग वहां थे और तमाम पार्टियां जितनी भी हैं क्षेत्रीय उनके लोग वहां थे, टीएमसी के लोग वहां थे, लेफ्ट की पार्टी के लोग वहां थे। वो सब आए थे और सबने मांग की थी कि इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब कौन आरोप लगा रहा है? तो मीडिया के लोग लगाते हैं तो आरोप, कोई सच्चाई नहीं, दूर तो दूर। वो अगर आते, वो आके तो मांग कर रहे थे, ज्ञापन पर उन्होंने साइन किया कि भाई इनको इनकी जान रक्षा होनी चाहिए। चलिए अब आप बताओ, हाँ, मैं आपको कितने लोग दिखा दूंगा जो जिले के नेता हैं वो सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। और मैं आपको नहीं कहना चाहता उत्तर प्रदेश में किस तरह की सुरक्षा है, आपसे छिपे नहीं। पुलिस की सुरक्षा में यहाँ लोगों की जान गई है, ठीक है। सरकार तो अपना उत्तरदायित्व जिम्मेदारी निर्वहन कर रही है कि कल अगर चंद्रशेखर कुछ हो गया तो उनके लोग छोड़ेंगे नहीं। इस सरकार को भी नहीं छोड़ेंगे और उन तमाम सामंतियों को भी नहीं छोड़ेंगे, उनके दरवाजे खिड़की सब उखाड़ लेंगे, ठीक है। एक और सवाल इन दिनों उठ रहा है, वो ये कि आप एक ऐसा गठबंधन तो और कोई नजदीकी बताओ आप, आपने क्या? सवाल खड़ा किया कि भाई नजदीकी आपकी बढ़ रही है, किससे? और नजदीकी बढ़ाओ। मैं तो उसमें नहीं गया, वो जो टीम भेजी है वहां, मुझे तो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाया। आप क्यों नहीं गए? नहीं, मुझे आपको तो ऑल बोला पार्टी नहीं है मुझे या तो ऑल आप पार्टी गए? मीटिंग में नहीं बुलाया नहीं, सरकार ने। जो सिंदूर को लेकर के जो टीमें बनी मैं हैं, पहले आपको बता दूं, मुझे ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाया सरकार ने। कैसी ऑल पार्टी मीटिंग थी जिसमें जो है कमजोर वर्गों की, देश भर के एक मजबूत आवाज को नहीं बुलाया गया। फिर उन्होंने जो ये अब डेलीगेशन भेजे उसमें नहीं मुझे उन्होंने बुलाया, तो मेरी कौन सी नजदीकी बढ़ रही? सरकार तो हमारा का छोटा करने के लिए एडी चोटी के जोड़ लगा रही है। आप भी जाना चाहते थे उस सिंदूर की जो मीटिंग थी? आप भी उस जाना डेलीगेशन का चाहता हिस्सा था, होना नहीं जाना चाहता, वो अलग बात है। हाँ। सरकार का कोई प्रस्ताव आता तब मैं इस बात को तय करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपने कहा है ना, क्योंकि मीडिया के लोग इस तरह का वो बनाते हैं एटमोस्फेयर कि लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, तो इस बात को भी साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। ना तो मैंने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई, बीएसपी ने उनके साथ 3 बार मिलकर सरकार बनाई, मैंने नहीं बनाई। बीएसपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, सेंटर में 2 बार उनको समर्थन देकर रखा, 2004 से 9 से 14, और समाजवादी के साथ उन्होंने 19 में अलायंस करके गठबंधन किया, ठीक है। अब ये सब दल उनके साथ थे, आपने उनको आरोप लगाया कि बीजेपी का वो कर रहे हैं। अब हम अपना जमीन पे काम कर रहे हैं, हमारा काम आगे बढ़ रहा है, तो इससे पता नहीं जो मनवादी लोग हैं उनको पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है, तो वो इस तरह की बातें फैला रहे हैं। इसलिए हम पहले से स्पष्ट हैं कि हम अगर हमें जाना होता तो हम इसी बार जब सरकार में थी जाके मंत्री बन के मौज लेते, लेकिन हमने संघर्ष का रास्ता इसलिए चुना। कोई ऑफर तो नहीं था आपको? अब फिर आपको क्या बताना, आप बताओ। कोई ऑफर था आपको? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ऑफर हो या ना हो, आजाद समाज पार्टी वैचारिक दल आंदोलन चला रही है और उस आंदोलन से भाजपा से किसी भी तरह कोई समझौता नहीं हो सकता। ठीक। एक सवाल और ये कि आपका इन दिनों जो आपकी पॉलिटिक्स देखी जा रही है, आप मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन को लेकर के आप पहले से चल रहे हैं और खास करके वक्फ को लेकर के आपने बहुत सभाएं शुरू की हैं, तो वक्फ को लेकर के क्या आपका वही स्टैंड है? जो स्टैंड पार्लियामेंट में था कि जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, वही था और वही है। और मैं फिर इस बात को जानता हूँ, बीटीएमसी एक्ट जो है बोधगया में जो आंदोलन चल रहा है, ये उसी पिछली इस तरह की प्रक्रिया की देन है। तो 2 अलग अलग विचारधारा जब उनको मिलाया जाएगा और उनमें समन्वय नहीं होगा तो उसके परिणाम हानिकारक होंगे, लंबे समय तक विवाद की स्थिति बनी रहेगी। तो आप चाहते क्या है? और मैं सिर्फ दलित मुस्लिम को नहीं, तमाम पिछड़े वर्ग को लेके और सामान्य जाति के भी जो गरीब कमजोर तमाम लोग हैं जिनको भी परेशानी है, उनकी भी आवाज बनने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। जब मैं पुलिस की आवाज उठाता हूँ तो क्या पुलिस में सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या मुस्लिम वर्ग के लोग हैं? तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, तमाम सामान्य जाति के लोग, मैं उनकी आवाज उठाता हूँ। अर्धसैनिक बलों की आवाज उठाता हूँ, आशा आंगनबाड़ी बहनों की आवाज उठाता हूँ, भोजन माताओं की आवाज उठाता हूँ, होमगार्डों की आवाज उठाता हूँ, अनुदेशकों की आवाज उठाता हूँ, ग्राम पंचायत सहायकों की, रोजगार सेवकों की, सबकी आवाज उठाता हूँ। तो इनमें क्या सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं? अब मीडिया तो ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि ये पुराने नेताओं पर भी रहा कि एक ही जाति का नेता दिखता रहे। अब मीडिया को इस चरित्र को बदलना चाहिए, मीडिया को इस तरह के चरित्र नहीं बनाना चाहिए जिससे कि किसी एक आदमी की इमेज को वो कमजोर करे। मीडिया काम तो सच को सच कहना है। नहीं, इमेज किसी की, मैं आपका नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक जनरल बात बता रहा हूँ, बात हो रही है इसलिए कह रहा हूँ कि कोई यहाँ समाजवादी के लोग भी नहीं, तो नहीं, उनके बारे में भी तो बात हो रही है, या बसपा के लोग भी उनके बारे में बात हो रही है। अखिलेश यादव से आपके संबंध कैसे हैं? बुरे नहीं, बहुत बुरे नहीं, अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भी नहीं, मुलाकात होती है इन जनरल। लोकसभा में सांसद है, वो भी सांसद है, हम भी सांसद हैं।
उत्तर प्रदेश को लेकर के कोई चर्चा चुनाव को लेकर होती है नहीं होती? और मैं आपके इंटरव्यू में बहुत पहले कह चुका हूं कि भाई उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी अपनी तैयारी कर रही, क्योंकि हम पूरे 85% जो कमजोर वर्ग है उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये ईमानदारी का प्रयास ही सफल होगा। आप मेरी बात को याद रखना। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद आपका आने के लिए। तो हमारे साथ थे चंद्रशेखर आजाद।